नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। सबसे पहले हमारे देखने वाले दर्शकों को आज नव वर्ष की शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि नव वर्ष के उपलक्ष्य पे हम एक्सक्लूसिव आप तक एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें आप सबको ये पता लगेगा जो एक स्ट्रगल 35 साल की रही है पनून कश्मीर की। पनून कश्मीर कैसे बना, पनून कश्मीर की अचीवमेंट्स क्या है, पनून कश्मीर का फ्यूचर प्लान क्या है, सब बात हम करेंगे डॉक्टर अग्निशेखर जी से। ये कन्वीनर पनून कश्मीर के हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अंग्रेजी नववर्ष की आपको बधाई। और आप तरक्की करें और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, रात दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करें और मुझे खुशी होगी। मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि पनून कश्मीर का बहुत बड़ा इतिहास है। ये इतिहास 15 या 20 मिनट के इंटरव्यू में कवर नहीं हो सकता, इसीलिए इसे हम बाय पार्ट्स आपको दिखाते जाएंगे। हर हफ्ते एक एक बात आपको पता लगेगी पनून कश्मीर के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये सवाल भी हमारे पास बहुत सारे आए थे कि 1990 में जी जो पलायन हुआ था और गीता भवन में जो स्ट्रगलिंग जब फेज स्टार्ट हुआ था, जी उस समय के बारे में जरूर बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ी महाविपदा है कश्मीरी पंडितों के इतिहास में जी। और हम सब जानते हैं कि ये 7वीं बार इतना बड़ा विस्थापन या जो निष्कासन हुआ। पलायन तो बहुत हल्का शब्द है जी। पलायन में आप खुद अपनी इच्छा से भी भागते हैं, ये आपको निकाला गया है, इसलिए महाविस्थापन या निर्वासन है, एक्सोडस, एक्साइल जो भी है। और शायद इसकी तैयारी बहुत समय पहले से चल रही थी और जो मेरी उम्र के हैं वो जानते हैं कि उन्हें याद है कि 1986 में अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों पर, जो एक माइनॉरिटी है वहाँ, उन पर हमला किया गया सुनियोजित ढंग से। और लोग जानते भी हैं कि उनमें किन किन का हाथ था। मुफ्ती सईद का हाथ कहा जाता है, कई लोगों का हाथ कहा जाता है। और वो शायद दरअसल तैयारी थी इस बड़े 90 में जो निर्वासन हुआ उसकी एक ग्रैंड रिहर्सल कहना चाहिए। उन्हें टेस्ट किया। अब टेस्ट किसको किया? हम तो माइनॉरिटी थे, हम तो बहुत कम में, हमारा टेस्ट नहीं किया। पंडित क्या करेंगे, पंडित कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ। उन्हें ये किया कि इंडियन स्टेट कैसे रिएक्ट करेगा, जम्मू कैसे रिएक्ट करेगा, पूरा इंडिया क्या करेगा। क्योंकि हमारे मन में ये था कि हमें हाथ लगाएंगे तो पूरा इंडिया उठ खड़ा होगा। और जिन्होंने हमको निकाल बाहर किया, जो फोर्सेस हैं, उन्हें भी शायद ये डर था कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसका शायद ये टेस्टिंग पीरियड था। और उसके बाद आप देखिए 1986 के बाद 90 तक 2-2.5 साल ही बचते हैं, उनमें ही ये सब कुछ हुआ क्या कि जिसको कहते हैं एक को मारो 10 को डराओ। ये सब जगह चुन चुन कर सिलेक्टिव किलिंग्स कश्मीरी पंडितों की हुई। हमारी बहू बहन बेटियों पर मतलब उन पर हमले हुए, धमकियां मिली, आगजनी हुई, मारे गए, चुन चुन के डराया गया। और ओपनली वहाँ का मीडिया, आप मीडिया से हैं, जो कि आप आफ्ताब पढ़िए, तब का मैं बता भी सकता हूँ, आप अलसफा पढ़िए, उसमें खुल के धमकी दी गई कश्मीरी पंडितों 48 घंटों में, 2 दिन के अंदर अंदर कश्मीर घाटी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तैयार हो। तो जब ओपन थ्रेटनिंग्स हो, और 19 जनवरी की रात, 90 की रात, और आपको याद होगा, आप जानते भी हैं और दोहराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उस दिन सभी कश्मीर की हज़ारों मस्जिदों से, हर गांव से, कस्बों से, ज़िलों से ओपन थ्रेटनिंग थी हमारे लिए। हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ए काफिर हो, ए जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। यानी हम काफिर थे, हम जालिम थे। और कुछ ऐसे गंदे नारे भी दिए गए जो बताने की शर्म आती है कहने के, अशुबना उन पाकिस्तान बट और उसी बटने साथ जो भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको लाइफ एंड डेथ में चुनाव करना है और आप जैसे तैसे सब कुछ वहीं छोड़ करके, अपना इतिहास, अपना विरसा, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर जब आप जम्मू पहुंचे, तो जम्मू पहुंच के कहाँ जाएंगे? तो जम्मू में एक आसरा था और जम्मू ने शरण दी तब कश्मीरी पंडितों की। और वी आर हाईली ग्रेटफुल जम्मू के लोग। यहाँ गीता भवन परेड के पास है, जी। तो सारे लोग वहाँ जमा हो रहे थे, सब जा रहे थे। और जब मेरी भी बारी आई, जब मैं भी आया, तो मैंने वहाँ देखा पहले से आए हुए थे अमरनाथ जी वैष्णवी, हीरालाल जी चत्ता, पुष्करनाथ कर्नैल और DP कौल साहब, ये सब वहाँ बैठे थे और किसी कार्यक्रम के बहाने आए थे, लेकिन लोगों को रिसीव कर रहे थे। और मैंने भी अपनी सर्विसेज ऑफर की। मैंने कहा यार विनाश हो रहा है तो मैं कैसे रहूं। तो ये
केंद्र बना। और उसमें खासकर आज भी जाइए आप गीता भवन, वहाँ कमरा नंबर 10 है, कमरा नंबर 10 हमारा हेडक्वार्टर बना। सारे लोग आते, रजिस्टर करते, फिर जब टेंट्स मिलना शुरू हुआ वहाँ से चले जाते। तो ये एक्टिविटी का केंद्र बनता गया। और मुझे खुद याद है कि मैं 12-12, 1-1 बजे रात तक हम जो लंगर वहाँ बनता था, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, लोगों को ले आओ, बिठाओ, रोते बिलखते लोग, कोई पिटे हुए लोग, कोई मतलब जिनकी हत्याएं हुई हैं, ऐसे लोग थे वहाँ। तो एक वो दुख का, ट्रेजिडी का मेला जिसे कह सकते हैं ना, दुख का मेला जैसे लगा हुआ था। तो ये हम भूल नहीं सकते थे गीता भवन। लेकिन सारी एक्टिविटीज़ फिर वहीं से स्टार्ट हुई हमारी। और वहाँ एक समिति बनी उस समय, जो जम्मू नगर के जो यहाँ NGOs हैं, कल्चरल NGOs हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक, उनकी एक कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी। लेकिन उसमें से एक समिति बन के उभर आई, जिसे कहते हैं कश्मीरियों के लिए सहायता समिति। और सहायता समिति के अंतर्गत ये सब एक्टिविटीज हुई। और मुझे याद है कि यहाँ जो स्थानीय कश्मीरी पंडित थे और भी जो संस्कृति से जुड़े लोग थे, उनमें खासकर स्वर्गीय मक्खनलाल एमाजी थे। और ऐसे कई लोग थे, ओमकार नाथ जी थे, काक साहब थे, ये सब आते थे। और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे याद है, रणवीर मंदिर के पीछे एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ ये सब कोशिश की गई कि दुनिया तक पहुँचे। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि इससे काम नहीं होना है। तो फिर धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए तो लोगों में बेचैनी हुई। लोग आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, हमको बताइए। जो उस समय के नेता थे, अमरनाथ जी वैष्णवी थे, हीरालाल चत्ता, उनसे पूछा जाता है हमको बताइए, रास्ता बताइए, हमको क्या करना है। तो ये जो सवाल आया उस समय, क्या सवाल आया हमारे साथ क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है। तो इस तरह से जो जिहाद जिसे आज हम कहते हैं, वो सामने खुल के आया कि इसका एम क्या है। रिलीजियस क्लींजिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज, कश्मीर को भारत से अलग करने में ये बड़ा रोड़ा है, कल्चरल रोड़ा है, हिस्टोरिकल, इनका लिक्विडेशन करो, उनको सफाया करो, उसके बाद इजी हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी का केंद्र जो आपने कहा ना, ये गीता भवन से ही आगे हम यात्रा शुरू। आगे यात्रा, आपने यात्रा की बात की, आगे जो महाराष्ट्र यात्रा हुई थी 90 के दशक में ही हुई थी, जी। तो उसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, उससे पहले एक यात्रा शुरू हुई, 3 लोग हम गए, मैं, शैलेंद्र रहमा और अजय सुरंगो। और हमको लुधियाना भेजा गया। लुधियाना में एक मंदिर में, मुझे याद है, हंसराज जी थे शायद उनका नाम, तो उन्होंने अरेंज किया। तो पहली बार हमने कश्मीर की व्यथा लेकर लुधियाना गए। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते थे, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हुआ है हिंदुओं के साथ कश्मीर में। उसके बाद धीरे धीरे एक कश्मीर बचाव समिति बनी। उसके अंतर्गत महाराष्ट्र भेजा गया। और कश्मीर समिति के अंदर में, उसके तत्वावधान में, और उसमें महाराष्ट्र में मैं था और मेरे साथ अजय थे। और अजय सुरंगो, चूँकि उनके पेरेंट्स अभी कश्मीर में थे और डर था कि उनके पेरेंट्स को कोई क्षति ना पहुँचे, इसलिए मैंने उनका नाम स्ट्रेटजी में उन दिनों अविनाश कोल रखा था। तुम अविनाश कोल हो, प्रेस में सामना करोगे तो ऐनक नीचे उतार के रखना, ताकि फोटो वोटो वहाँ पे। तो मैं तथाकथित अविनाश कोल, जो अजय जी थे, वो हम महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में हम कोल्हापुर, नागपुर, जितने भी ये जगह हैं, मेन सेंटर्स हैं, पुणे, सब जगह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस हुई, तो हम वापस आते गए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। मैं इसे ज़रूर बताना चाहूँगा कि 1990 के दशक में सोशल मीडिया नहीं था। 1990 के दशक में सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स नहीं थी, कुछ नहीं था। ये सब चीज़ें नहीं, अगर ये सब होती तो शायद हमारा पलायन नहीं होता। काम हमारा आसान होता, मूवमेंट बहुत और ज़्यादा तेज़ी से चलती है। आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि आपने जो सुना है वो हमने जिया है। हम एक ये जो कहते हैं ना, जिसको आप मोबाइल कहते हैं, मोबाइल तक नहीं थे, कुछ भी नहीं था, पैदल चलते थे हम। और अगर आपने 40 लोगों की मीटिंग बुलानी है तो 40 घरों में हमने पैदल चलना था, मैटाडोरों में चढ़ना था, और रास्ते में
पैसे नहीं होते थे, 25 पैसे की हम खर्च करके पानी का एक गिलास मिलता था, वो रास्ते में पीते थे, आंसू पहुंचते हम जाते थे और फिर लोगों को बुलाते थे। उसमें कितनी कठिनाइयां थी हमारे। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन में मीडिया की आपने बात की, जो मीडिया उस समय था स्टेट का या वर्नाक्युलर या कोई आपकी बात ही नहीं करता था, कोई नहीं करता था, क्योंकि एक बायस था, एक स्यूडो सेक्युलर ग्रुप एक था जो हिमायती था आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, और हमारी बात को लेकर के इग्नोर एक पॉलिसी रही कि इनको नेग्लेक्ट करो, साइडलाइन करो, तो हमारी बात नहीं थी। फिर हम क्या करते, हम फिर निकले पूरे देश में, और पूरे देश में एक अभियान, जन अभियान जो चलाया, जन जागरण अभियान चला, वो फिर कश्मीर बचाओ समिति के अंतर्गत गया। हम अकेले क्या करते, तो उसमें मुझे जहां तक याद है कि यहाँ जो आपके अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे ठाकुर जी, तो वो यहाँ ABVP के प्रचारक होते थे, तो उनके सब नेतृत्व में था सारा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई। मैं उन सबसे बड़ा था, मेरे साथ 27-28 लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां थी, तो हम अलग अलग दिशाओं में गए, अलग अलग दक्षिण हमने कवर किया, कलकत्ता तक गए, उड़ीसा गए, महाराष्ट्र गए, कहाँ नहीं गए हम। और वहाँ जब हम गए और ये प्रचार होता गया, इससे एक अभियान ये चला कि लोग पूछे थे हमको क्या करना है। ये आप जन जागरण अभियान की बात कर रहे हैं? जी, हमने कहा हम क्या कहते हैं कि कश्मीर जा रहा है, और कश्मीर का सांस्कृतिक पक्ष जो है, कश्मीर का जो कल्चरल पक्ष है, कश्मीर का जो दाय है इंडिया के साथ जो संबंध, उसको जगाते थे लोग, कनेक्ट हो जाते। हमने कहा चलो कश्मीर, तो ये एक मूवमेंट बनी उन दिनों, कश्मीर चलो पूरे देश में। तो फिर बाद में बात करेंगे, वो सितंबर में लोग यहाँ हजारों की संख्या में जम्मू आए थे ना। जी। इससे पहले अभी हम जानना चाहेंगे कि जब यहाँ कैंप बनने स्टार्ट हुए, बहुत कठिनाइयों में वो कैंप बने, और उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही, फिल्मों में दर्शाया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ पता नहीं है, और हम कैंपों में रहे भी। फिल्मों की आपकी बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहां रोमांटिसाइज किया जाता है पेन को। मैं चूंकि उन व्यक्तियों में हूं जो आरंभिक उस दौर से इसके साथ आज तक बराबर जुड़ा हुआ, और मेरे सामने सब कुछ रहा है, और मेरे दोस्त दाएं बाएं जितने भी हैं वो भी मेरे साथ साथ चले, और मुझे ये भी पता है कि कैंपों का शहर कैसे बन गया जम्मू। मुठी, पुरखू, मिश्रीवाला, जिडी, ट्रांसपोर्ट कैंप, नगरोटा कैंप, उधमपुर, बटलबारियाँ, ऐसे 20-22 जगह कैंप्स बनते अचानक कैंप अलॉट करना बंद हो गया जी, क्योंकि लगा एडमिनिस्ट्रेशन को हम बदनाम हो जाएंगे, सारा जम्मू एक कैंपों के शहरों में बदल रहा है। अब बेचारे क्या करते, कश्मीरी लोग मुझे आते थे गीता भवन, हम पकड़ कर भी उनको लाते थे, यहाँ आओ, यहाँ से हम आपको बताएंगे, खाना खाओ, रुको, ऐसे। वहाँ था फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन वहाँ से हमने ये किया कि कैंप जितने भी कश्मीरी पंडित आ रहे हैं, बस रहे हैं, उनके लिए संघर्ष। तो फिर जुलूस निकलते थे। आपको हैरानी होगी सुन के कि उन दिनों वैष्णवी जी को लेकर के नारा बना था, जो जम्मू के हम स्ट्रगल करते थे कैंपों के लिए, टेंटों के लिए, पानी के लिए, पीने के लिए, कुछ नहीं था, बच्चों के स्कूल नहीं थे। तो उसमें था कि जगमोहन तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, वैष्णवी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारा भी था, मैं था खुद उसमें। तो ये आरंभिक दौर है। आरंभिक दौर में गीता भवन से जुलूस निकलते थे सारे हमारे पंडितों के, कुछ था ही नहीं उनके पास। बदहाली इतनी थी कि टेंट खड़े करो, टेंट के लिए टेंट गाड़ो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो चूंकि यहाँ समय नहीं है, मैं चूंकि मैंने एनसीसी की एडवांस ट्रेनिंग भी की है, मैं जानता था कैंपों में टेंट कैसे गाड़े जाते हैं, टेंटों के इर्द गिर्द नाली कैसे बनाई जाए। मैंने पुरखू में नाली बनाने में सहायता की, खुद फावड़ा और गेंटी लेकर के उनको बताया। तो उनकी हालत ऐसी थी रोहित, कहते हुए या तो हमारा सच इतना ज्यादा सच है कि लोगों को झूठ लगेगा, कि पानी आता था, हवा आती थी, आपका खाना वाना उसके एक पल्ला उड़ता था, उसके रेत आकर के खत्म, आप खाना जो खा रहे थे थाली आप बात करते थे। और एक दृश्य में छोटा सा बताऊंगा, एक दिन शिवरात्रि थी। शिवरात्रि में आपको पता है हमारे वाटुक सजाए जाते हैं, कलश सजाए जाते हैं। ऐसी बारिश आई, ऐसा तूफान चला, मैं क्या बोलूं आपको, कि टेंट वेंट उखड़ के सारे मटके कलश वलश बह गए सर। भाई हमारी शिवरात्रि ही बह गई,
वो हाल, और आपका कोई नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुनता है और आपके बारे में झूठ कहते हैं। जगमोहन ने आपको निकाला जी, प्लॉट दे दीजिए, मकान दे दीजिए, इतना झूठ, इतना नेगेट कर रहे हैं आपके जेनोसाइड को। तो ये कैंपों की हालत बद से बदतर थी और अचानक बंद भी हो गया कैंप देना। फिर आप कहाँ जाते, फिर लोगों के घरों में गए, आप किराए के मकानों में रहे, फिर गुरुद्वारों में रहे। मुझसे पूछिए, मैं अभी बताऊंगा जम्मू में कहाँ कहाँ थे। जम्मू के गुरुद्वारों में, मंदिरों में, धर्मशालों में, बंद स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह जहाँ जिसको जहाँ, यहाँ तक कि अब गीता भवन जाइए, जो बाहर वहाँ फुटपाथ है, तो उस फुटपाथ पर भी लोग। यहाँ तक एक बात मैं बनाना चाहूँगा, जगमोहन जब एक बार फिर यहाँ जम्मू आए तो गोल पुली जो टेंट वहाँ कैंप होता था हमारा, वहाँ एक अधूरी बिल्डिंग थी एग्रीकल्चर की, तो उस अधूरी बिल्डिंग में भी लोग जाकर के घुस गए थे। वो कैंप था, बाहर टेंट भी थे और उसमें एक बाथरूम था जिसे टॉयलेट कहते हैं, अधूरा टॉयलेट। उस अधूरे टॉयलेट में एक कश्मीरी पंडित फैमिली थी। मैं स्वयं जगमोहन जी को हाथ पकड़ कर वहां ले गया। मैंने कहा सर मेरी विनती है इनको भी नजर। तो वो आए एंड ही वाज इन टीयर्स। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा एक्टिवेट किया, लेकिन हम टॉयलेट्स में भी बैठे। अरे यार क्या बोलूं मैं आपको, ये प्राइवेसी आपकी नहीं थी। उन दिनों बच्चा किसी के नहीं हुआ, शादियां नहीं कर सकते, आप खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, लड़ रहे हैं आप टेंटों के लिए, पानी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपसे कहा जा रहा है इन कि जगमोहन ने निकाला जी बहुत फैसिलिटीज हैं। डॉक्टर साहब, मुझे भी एक दृश्य याद है, मैं बहुत छोटा था, लेकिन अगर हम बात करें गीता भवन में ही हॉल था जी जी जी, जिस हॉल में कर्टन बांध के इधर एक फैमिली इधर एक फैमिली, बिल्कुल प्राइवेसी तो थी नहीं और सब लोग एक साथ ही रह रहे थे। उतना शोर शराबा होता था, मतलब सांस लेने को दम घुटता था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे भी वो एहसास अभी भी है कि उस समय कितना मुश्किल हो रहा था। बात करेंगे हम पनून कश्मीर की। पनून कश्मीर की स्थापना कब हुई और पनून इसमें क्यों नाम रखा गया? देखो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा जब ये हालत हमने मोटे तौर से इसमें डिटेल में जाएं तो घंटों दिन लग सकते हैं बोलने बिल्कुल में। बिल्कुल। ऐसे में सवाल उठता रहा लोगों में भी, लोग पूछते थे वैष्णवी जी से, हीरालाल चत्ता जी से, जितने लोग थे, निरंजनाथ कौल जी थे सोपोर के, मोतीलाल मतला वगैरह ये भी थे उन दिनों, कि हमको क्या करना है, हमको बताइए, रास्ता बताइए क्या करना है। और ये सवाल हमारे अंदर भी था कि यार इसका निदान क्या है, क्या हो गया, जो हमारे साथ हुआ ये क्यों हुआ, और ये कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास थे, या तो इस सब को एक्सेप्ट करो और सेटल करो अपने आप को, क्योंकि पढ़े लिखे थे सब, नौकरियां वोकरियां कर जाते। लेकिन दूसरा था कि क्या मैंने ये डिफीट ये एक्सेप्ट करनी है, सो इसको रिवर्स करने के लिए क्या, ये हमारे अंदर भी चलता रहता था। ऐसे में हमने क्या किया, जो हमारी टीम बनी, जिसमें मैं था, जिसमें शैलेंद्र अहमद जम्मू से थे, जिसमें अजय था, जिसमें कई लोग थे हमारे, 5, 6, 7 लोग। हमने मीटिंग्स करना शुरू किया, इंटरेक्शन करना शुरू, पहले डॉक्टर्स के साथ जो हमारे साथ डिस्प्लेस हुए थे, प्रोफेसर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, जुडिशरी से जुड़े लोगों के साथ, आम किसानों के साथ, तमाम लोगों, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये एक सीरीज चली कि उनके एक्सपीरियंस सुनो, उनकी सजेशन लो, उनकी सजेशन लो। तो ये सीरीज चलने से क्या हुआ कि एक चर्निंग हुई, एक मंथन हुआ समाज में कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे क्या होना है। ऐसे में धीरे धीरे हमको लगा यार जब तक कि आप इसका रिवर्सल नहीं करोगे, और रिवर्स के लिए आपने कुछ ना कुछ करना है। अब हमारी कौन सुनता, अब 35 साल मेरी एज में घटा दीजिए, मैं भी 30s में था, 32, 33, 35 का नौजवान था मैं, मेरी बात क्यों सुनते लोग? हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो मेरे साथ बाकी लोग थे वो भी हमारे जैसे ही नौजवान थे सारे लोग, उनकी कोई क्यों सुनता? ऐसे में हमने कहा कि जो ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस है, युवक सुबह जिसको कहते हैं, जो कश्मीरी पंडितों की सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके साथ सब कश्मीरी पंडितों के सेंटिमेंट जुड़े, क्योंकि उसमें कश्यप बंधु जी थे, उसमें किशोर फौजदार से लेकर के वैष्णवी जी लेटेस्ट थे, उसमें कई लोग थे, उसमें सारे लोग, शंभुनाथ पेशन, तो उसका सेंटर शीतलनाथ होता था। इसलिए किसी भी अपने एल्डर जनरेशन जो आपकी है, जो हमारी है या हमारे बाप दादा, उनसे बात करिए तो वो शीतलनाथ एकदम मेंटली कनेक्ट करेंगे, और उस मार्तंड अखबार के साथ करेंगे। और तो ऐसे में हमने कहा कि ये जो युवक सभा है यार, इसी को क्यों ना रिवाइव किया जाए,
ये हमने की रिवाइव। मैंने, शैलेंद्र रहमान ने, अजय चरंगू ने, उत्पल कोल ने, 5, 6, 7 लोग हम मिले, हमने कहा इसको रिवाइव करते हैं, क्योंकि जो उसके पदाधिकारी थे वो थे ही नहीं, कहीं सारे बिखरे, तो हमने उसको रिवाइव किया। और 13-14 जुलाई को हमने 90 में ये तय किया कि हम एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे 2 दिन की, और ये युवक सभा की कॉन्फ्रेंस होगी, वहां हम तय करेंगे। मैं उसमें आऊंगा। उसका मेन था, उसमें 5, 6, 7 हमने रेजोल्यूशंस पास किए, सारी कम्युनिटी के लोग वहां थे। मेन उसमें था रेजोल्यूशन नंबर 4, जो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी जोन बनाओ विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर 7 लाख कश्मीरी विंडोज। ये पहली बार किसी आपने आवाज दी। लेकिन उससे पहले, ये जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ, उससे पहले एक और राउंड करके मैं आया था पूरे ऑल इंडिया से। तो यहाँ ये बना था युवक सभा गीता भवन में कि हमको बताओ जी क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो हीरालाल चद्दा जी ने, स्वर्गीय हीरालाल चद्दा जी ने अनाउंस किया था, चलो जी 6 जून को वहां पहुंचो जनाना पार्क में, वहां हम बताएंगे। अब जब उन्हीं दिनों में 2 दिन पहले अब पहुंचा वहां से, वो मेरी फोटो भी वायरल हो गई, देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमने पब्लिक बोला, अब तुम बोलो क्या करना है। तो 6 जून को बात करते हुए उनके मंच पे वैष्णवी जी थे, उसके मंच पे मोतीलाल जी थे, उनके मंच पे ये थे सोपोर के निरंजना थे। इनकी उपस्थिति में उससे पहले कुछ बीजेपी के लोग भी आए थे, वो चले गए थे, फिर हम थे। ये जो जनाना पार्क आपका भरा पड़ा था, लोग चाह रहे कि, हमने कहा हालात वो हैं जो हमारा अनुभव हुआ है कि हमारे साथ जो ये जेनोसाइडल वायलेंस हुई है, जो हमको निकाल बाहर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, निकाल दिया, रिजेक्ट किया गया, कोएग्जिस्टेंस रिजेक्ट की। तो ऐसे में आप क्या करने जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों वो आपको एक्सेप्ट लेंगे? हम नहीं रह सकते हैं अब, क्योंकि उन्होंने ऐसे में, अगर उन दिनों ऐसा मैंने कहा 6 जून 1990 को जनाना पार्क, मैंने कहा अगर वहां 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट कश्मीरी पंडितों के लिए कर दो, तब हम जा सकेंगे। यानी उसका अर्थ था कि एक ही जगह रहे, 1 प्लेस सेटलमेंट जिसको आज आप कहते हैं। फिर वही धीरे धीरे आकर के जो मार्गदर्शन हम आएंगे पन कश्मीर बनने तक। तो हमको लगा कि ये जो हमने गोल एजेंट सेट किया, इसको चलाने के लिए हमको ऑटोनॉमस फ्रीडम चाहिए, ऑटोनॉमस एक ऑटोनॉमी चाहिए, फंक्शनल। अब हम पूछ के जाएंगे, आपसे पूछे हम ऐसा करें जी, वो करने नहीं देंगे, यही करने कहेंगे। तो हमने फिर पन कश्मीर का सोचा, पन कश्मीर बनाना होगा, हम अलग से इसी का एजेंडा करेंगे। अब आपने कहा पनुन क्यों? इसका नामकरण जब चला, कई नाम सामने आए, किसी ने कहा हम जी खीरभवानी टाइगर्स रखेंगे। उन दिनों वो LTTE के चलन था कि ये करेंगे, फाइटर करेंगे, टाइगर करेंगे, कश्यप ऋषि करेंगे। तो फिर मुझ तक जब आ रही, मैंने कहा, और उन दिनों मतलब इतना तो कहना चाहिए, बड़प्पन है मेरे सभी साथियों का, कॉमरेड्स का, इवन कम्युनिटी का, पहली बार मांगते थे जो आप कहते थे। मैंने कहा इसका नाम होगा पनुन कश्मीर। किसी ने कहा इसके साथ लगाएंगे पनुन कश्मीर एसोसिएशन में, कुछ नहीं, खाली पनुन, 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड्स ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एम भी है, सब कुछ इसी में है, पनुन में सब कुछ है, पनुन में, राइट। और पहली बार किसी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी नाम दिया एक मोमेंट को, पनुन। पनुन क्या है? जो हमसे खो चुका है, जिससे हम निकाले जा चुके हैं। और इसकी प्रेरणा अगर आप मुझसे पूछे तो दीनानाथ नादिम की कविता में है, सुई पनुन पनुन पनुन, एक लंबी पर। तो पनुन कश्मीर ये फैल गया, एक्सेप्ट हुआ, और जब ये नाम मिला आपको, इस नाम में ही सबकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, आइडियोलॉजी भी है, गोल भी है, तय भी है। फिर इस नाम को लेकर के हमने एक्टिविटी भी फिर से स्टार्ट करना किया, कॉन्टेक्ट कर, चिट्ठियाँ लिखो, वो लिखो, और ये कल्मिनेट हुआ धीरे धीरे 27-28 दिसंबर 1991 को पनुन कश्मीर ने जम्मू में अभिनव थिएटर में 2 दिन की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो ऐतिहासिक है हमारा, वो पास हुआ। और उसमें पास करने वाले कौन थे? तमाम कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आज हैं, वो सारी पार्टिसिपेट कर रही थी। चाहे ऑल इंडिया समाज था, कश्मीरी समिति थी, दिल्ली से, मुंबई से, सब लोग आए थे। सबने हाथ खड़े करके यही रास्ता है, एक रास्ता, यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद ये जो पनुन कश्मीर का मार्गदर्शन आया, उसके बाद ये मार्गदर्शन गाइडिंग फोर्स बना हमारा, और इसको लेकर के फिर धीरे धीरे आप फैले। तो यानी
पहला चरण हम जो आपने अभी मेरे साथ बात जी, की, जी, जी। गीता भवन में आने के दिनों से, वो जाने की जरूरत नहीं कि हम क्यों आए, कैसे आए, वो तो सब दुनिया जानती है कि परसिक्यूशन था, जेनोसाइड किया गया, खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अब उस खत्म करने के जवाब में आप क्या जवाब देते हैं? पनून कश्मीर। जी, जी। और आपने देखा होगा इनमें सड़कों पर, दरियाओं, कहाँ नहीं हमने क्या टायरेट चलाया वापस। जम्मू से लेकर के उधमपुर बटोर तक आपको दाएं बाएं वॉल पेंटिंग्स थी, ओनली वे पन कश्मीर, पन कश्मीर। वो बाद में बात करेंगे कि प्रोपगेट कैसे किया हमने वर्ल्ड ओवर। जी, जी। तो ये पन कश्मीर की कहानी है, गीता भवन से लेकर के यहाँ तक। इसमें कई चीजें हैं, छूट गई होंगी, छूट सकती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एडवाइजरी बोर्ड भी आपने एक बनाया था, उसमें हाँ हाँ, कौन-कौन बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल किया। अब हम आए, अब आपने इंक्लूसिव एक इमेज देनी है कश्मीरी पंडितों की। ऐसा ना हो कि बटा हुआ घर है जी, ये यूनिटी नहीं है जी, जैसा आजकल चलता है ना। हमने एक एडवाइजरी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, आप देखिए उसमें हमने रखा डॉक्टर M.K. टेंग, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर K.L. चौधरी, पीस बी अपॉन हिज सोल, उसमें डॉक्टर K.N. पंडिता थे, उसमें मक्खनलाल भट्ट साहब थे, चीफ इंजीनियर जो सोपोर से थे, और वो हमारे लिए पैसा जमा करते थे बहुत हद तक। मैंने कहा डॉक्टर टेंग, डॉक्टर K.N. पंडिता, ये अपने उपकारनाथ पंडिता साहब, और उसमें आज के जो रिटायर्ड चीफ हाई कोर्ट जज हैं सुनील हाली जी थे, वो हमारी एडवाइजरी में थे, एडवोकेट गोजा साहब थे, और कई लोग थे, शेर साहब थे। उसमें ये जितने भी कश्मीरी पंडित में प्रेजेंटेबल लॉट जो हमारा था, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, ये, और फिर हम उनको चलाते ये पंडित कश्मीर की ओर से, मैं, अजय, शैलेंद्र, ये तो उसमें ये सारी डिस्कशंस होती थी धीरे धीरे। हमारी आपने देखी हुई किताब वॉय होमलैंड, और वॉय होमलैंड जब आप खोलेंगे, उसके जितने भी सवाल हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टरों पे महीने 2 महीने तक बिल्कुल डिस्कशन होता रहा। हर चैप्टर पे अलग अलग मीटिंग, हर क्या, और उसमें नोट करने का काम डॉक्टर K.L. चौधरी का होता है, और अल्टीमेटली उन्होंने उसको लिखा, रिपोर्ट किया। लेकिन उसके कंट्रीब्यूटर्स ये सारे लोग हैं जिनका मैंने नाम बताया। तो ये एडवाइजरी हमारी थी ताकि वो एडवाइस प्रॉपरली करें और एग्जीक्यूट हम करें, जिसके लिए कई एक्टिविस्ट और चेन ऑफ एक्टिविस्ट नेटवर्किंग हमने किया, कहानी के ग्लोबल भी और नेशनल लेवल पर भी। ये सारे लोग कहते हैं, हिस्ट्री जानने वाले हैं, ये पहली बार हुआ है कश्मीरी पंडितों के इतिहास। जी जी। डॉक्टर साहब, एक सेमिनार हुआ था गांधी भवन में 27-28 दिसंबर 1991 में। जी जी तो जी, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई मुझे। जी जी, उसके बारे में जरूर बताइए, वो सेमिनार में क्या मैंने कहा ना कि सारी एक्टिविटी चल रही थी, एक तो प्रोपगेशन के लिए और कनेक्टिविटी के लिए, अपनी बात फैलाने के लिए। हमारे साथ मीडिया नहीं था, हमारे साथ कोई नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, और मुझे ऑनेस्टी के साथ मानना चाहिए, सिवाय आपके पास RSS था, संघ था जो आपकी सहायता करते थे, और बीजेपी आपकी आवाज़ उठाती थी, लेकिन ये यहीं तक था। बाकी कोई पॉलिटिकल आपके पास फोर्स नहीं था। जी जी। कोई नहीं हमारी बात करने वाला, सुनने वाला, हमारे साथ चलने वाला। ऐसे में हमने एक गांधी भवन जो यहाँ जम्मू सेक्रेटेरिएट के साथ है, सचिवालय के पास, वहाँ सेमिनार किया। और उसकी एक विशेषता ये देखिए, उसमें जो पेपर, की नोट पेपर जो था, एड्रेस था, वो डॉक्टर M.K. टेंग साहब का है। उन्होंने एक फिलॉसफी गढ़ी, इसको जो कहते हैं ना, एक इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन दी हमारी मूवमेंट को, तो वो उनका मेन था। और उसमें M.M. खजूरिया साहब थे। उसमें आपको हैरानी होगी सुन के, पहली बार अप्रोच हमने किया, मैंने किया पर्टिकुलर, मुझे बहुत अच्छे जानते थे, नोटेड पेंटर पारिमू साहब, ये अपने बंसी पारिमू दिल्ली से आए, वो उसमें थे। उसमें आज के जो हमारे बहुत बड़े ये हैं PMO ऑफिस में मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन दिनों ये कश्मीर टाइम्स में लिखते थे, उनको हमने लाया, वो उसमें थे। और उसमें इंद्रेश कुमार जी थे संघ के, और ये कंडक्ट कर रहे थे डॉक्टर प्रदीप मट्टो। और लास्ट पर मुझे कंक्लूड करना था, उसने एक नई दिशा खोली। और वहाँ से हमने फिर ये भी सोचा, यार जब तक कि आपके महिलाएं, जब मातृशक्ति इन्वॉल्व नहीं करोगे, आज भी दुर्भाग्य से कहना चाहूँ मातृशक्ति नहीं है इन्वॉल्व,
पता नहीं वो अलग पॉइंट है, लेकिन वहाँ से हमने किया था। फिर इमीडिएटली करो लेडीज़ का बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, उसका नाम दिया था डॉक्टर साबित तसा, ऐसे ही। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बदल गई, वो चली नहीं। फिर हमने एक और बनाया, वो कश्मीरा वाहिनी, और कश्मीरा वाहिनी ने 2 दिन का सेमिनार किया, ऑल इंडिया किया, और लेडीज सामने आ गई, एक्टिविस्ट हमारे सामने आ गए। तो इस तरह धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ गांधी भवन की, जिसका आपने कहा गांधी भवन से। इसमें कई चीजें बात छूटी होंगी, वो बाद में भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी सिर्फ आपने 90 से 91 तक की वो जो जर्नी है वही सुनी है। पनून कश्मीर बनने तक की जर्नी आपने सुनी है। जर्नी बहुत लंबी है, अभी लगभग 33 साल बाकी हैं। तो ये जो डॉक्टर साहब को मैं तकलीफ दूंगा, क्योंकि आपको रोज आना पड़ेगा डॉक्टर साहब। मैं जरूर आऊंगा, लेकिन मैं आपके कंक्लूजन से पहले एक बात सूरज जोड़ना चाहूंगा। ये मार्गदर्शन की बात है। जब मार्गदर्शन की तैयारी हम कर रहे थे, जिसमें होमलैंड पर, मैं उन दिनों वहाँ डियाला में रहता था। मैं अपने मित्र के स्कूटर पे था, शैलेंद्र के स्कूटर पे था। तभी क्रॉस करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, यार शेखर, हमारा थीम सॉन्ग क्या है इसका? मैंने कहा यार, फिर मैंने कोशिश की आपसे, उनसे, इनसे 2-4 नाम नहीं लूँगा, तो लेकिन वो कांप गए कि पनून कश्मीर के लिए थीम सॉन्ग लिखेंगे तो फिर मारे जाएंगे, जो जेन्युइनली था। फिर अचानक एक दिन रात को मैं उठा और मैंने लिख दिया अश तरुण कश्मीर अज बगा सुलचीर सारनी। और ये मैंने दिया किनको, ये बहुत चला। मुझे लगता है ये रिकॉर्ड होगा, जितनी बार ये, हजारों बार, शायद हो सकता है ये, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हजारों बार ये गाया गया हर फंक्शन में। और इसकी धुन किसने बनाई? पंडित लंगू साहब ने, कृष्ण जी लंगू ने। और ये पहली बार किसने गाया? कैलाश मेहरा ने। और वहाँ देखिए, क्योंकि मैं साहित्यिक से आदमी हूँ, मैं लिटरेचर से हूँ, कल्चर से हूँ, हिस्ट्री से हूँ, मेरा फील्ड वॉस्ट रहा है, उसके मैंने जोड़ा इसको। उसमें उन्हें, हमारे एक होते थे इंदर जी, नगरोटा में बेचारे थे, वो गाते थे, उनको लाया, उन्होंने गाया आबाद रुस्तन पनून कश्मीर जिंदाबाद, वो लाया। और डॉक्टर रतनलाल शांत इतने बड़े हैं, उनसे मैंने कहा आप कविता पढ़िए। लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया मुझे कि इनको क्या करना है। मैंने कहा मुझे पता है। और उसमें नोटेड डॉक्टर शशि शेखर तोशखानी दिल्ली से आए। मैंने कहा आप चेयर करिए, क्योंकि 50 साल के बाद आज की तारीख में, आज जब हम कहते हैं छोटे बच्चों को, उस मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पर मंच पे कौन कौन लोग थे, आपको प्राइड होगा यार। उसमें नोटेड राइटर्स थे, ये एमिनेंट थे, उसमें सुनील लाल। तो इस तरह जो पनून कश्मीर का ये बना थीम, और थीम बना। और एक सेंटेंस में राधेनाथ मसरत जी का आपको सुनाऊंगा। उन्होंने एंथम कैसे लिखा कम्युनिटी का। साथ पद गजरावित विथ तारीख अस वन कहीं, अस उन थोप दित 5 सालस खारिख अस वन कहीं। हमने कुछ नहीं कहा। फिर हमने जम्मू में आके कहा पनून कश्मीर अश तरुण कश्मीर आज पगा सुलिसीर सारनी। ये पनून कश्मीर का पंच ये है। इसलिए मैंने कहा कि गीता भवन से लेकर के मार्गदर्शन तक, पनून कश्मीर बनने तक की ये छोटी सी यात्रा है। जी आउटलाइन। मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि ये डॉक्टर साहब ने अभी तक जो आपको बात बताई है, और ये एक इतिहास है, और ये टीआरएन पे रिकॉर्ड हो रहा है। ये आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद भी हिस्टोरिक है, और इसे हमारे आने वाली जनरेशन देखेंगी। आज तक का एपिसोड यहीं तक रहेगा, यहीं तक की आप बातचीत होगी। डॉक्टर साहब, मैं आपको फिर से दावत दूंगा बहुत जल्द आगे की बात करने के लिए पनून कश्मीर के बारे में। मुझे बहुत खुशी होगी आप फिर से बुलाएंगे, क्योंकि एक कथा अनंत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार।